वेलकम बैक कॉमर्स चैंपियन। ये है हमारा क्लास नंबर 10 ऑफ यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट बैच। जितने भी चैप्टर्स इस सीरीज में हो रहे हैं वो ग्रेजुएशन, क्लास 11th एंड क्लास 12 सारे लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं आते हैं। आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप को स्टार्ट। पार्टनरशिप को हम 3 वीडियोस में मतलब कि 3 लेक्चर्स में करेंगे। आज हम एडमिशन के बारे में पढ़ेंगे, कल हम रिटायरमेंट एंड डेथ के बारे में पढ़ेंगे और देन फाइनली हम डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्टनर्स कौन होते हैं। मैंने आपको पार्टनर से पहले बताया था पार्टनरशिप क्या होता है। आप मेरे इसी चैनल के अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज का अगर प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा, स्पेसिफिकली बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट में। तो आप वहाँ जाओ, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ो। आप अगर पार्टनरशिप का आपको थ्योरेटिकल पता होगा जो आ सकता है, जरूरी नहीं है गाइस कि उन्होंने आपको अगर अकाउंटेंसी में दिया है तो वो पार्टनरशिप से सिर्फ अकाउंट्स के क्वेश्चन पूछेंगे, वो थ्योरी भी पूछ सकते हैं। तो आप उसको देखिए और फिर इस लेक्चर को देखें तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले पार्टनरशिप क्या होती है अगर मैं शॉर्ट में बना दूं तो पार्टनरशिप ना एक ऐसा एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पीपल जो कहते हैं कि हम साथ में अब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेंगे। और जितने भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व होते हैं उन्हें पार्टनर्स कहते हैं। एडमिशन का मतलब होता है जब हम न्यू पर्सन को एडमिट करते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में, मतलब कि पार्टनरशिप पुरानी है लेकिन जो इंसान आ रहा है वो नया है और फिर वो इंसान हमारी फर्म का क्या बन जाता है, पार्टनर। जब ये लोग एक साथ मिल जाते हैं, सपोज बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने एक नए को एडमिट कर लिया तो ये ऑलरेडी पहले एक फर्म थी, अब ये जो है ये नई फर्म बन गई है, ठीक है। तो जब एडमिशन क्या क्या कारण होते हैं, मतलब कि ये पांच भी तो पहले काम चला रहे थे, इन्हें इसकी क्या जरूरत पड़ी। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपको कैपिटल की जरूरत पड़ गई, या आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, या आपको अपना मैनेजमेंट बढ़ाना है, आपको किसी की टेक्निकल एक्सपर्टीज, सपोज ये नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोफेशनल थे और ये सीए निकला तो इसको ऐड कर लिया ताकि एक्सपर्टीज आ गई। आपको अपनी गुडविल बढ़ानी है कि सीए को ऐड कर लेंगे तो गुडविल आ जाएगी। इफेक्ट क्या है एडमिशन का, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट जरूरी होते हैं। जैसे कि आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसे पीएसआर कह सकते हैं शॉर्ट में, आपको अपना नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब कि जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर का कितना प्रॉफिट सेक्रीफाइस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गुडविल का एडजस्टमेंट, तो वी ऑल नो गुडविल क्या होती है गाइस। गुडविल मतलब कि जो एक फर्म ने अपनी इमेज बनाई है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, तो वो जो है पुराने पार्टनर्स ने वो इमेज बनाई, नया पार्टनर तो उस इमेज को एंजॉय करेगा। तो गुडविल के टाइम पे भी एडजस्टमेंट होना जरूरी होता है। फिर आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है। आपका जितना भी रिजर्व्स आपने रखे हैं, आपने जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रखे हैं उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको अपनी कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है और आपको हिडन गुडविल का भी एडजस्टमेंट करना है। हिडन गुडविल पे क्वेश्चन बन सकता है अगर उसको आपको रियली बिल्कुल डीप में आपको एग्जामिनर को टेस्ट करना हुआ तो, ठीक है। द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर शेयर प्रॉफिट आफ्टर एडमिशन, तो एडमिशन के बाद, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एडमिशन के बाद जिस रेशियो में सारे पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं उसी को तो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, न्यू रेशियो, न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर मतलब एडमिशन के बाद जिस रेशियो में पार्टनर्स लोग अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो न्यू रेशियो मतलब कि ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस प्लस गेन, मतलब कि जो आपके पास ओल्ड रेशियो था उसमें आपने जितना सेक्रीफाइस कर दिया और जितना आपको फायदा हो गया। सपोज ए और बी प्रॉफिट शेयर करते थे 3:2 में और उन्होंने सी को 1/5 शेयर के लिए अपनी पार्टनरशिप में ले आया। तो देखो अब इसको कैसे निकालते हैं, आप मानोगे कि जो टोटल शेयर है, जो टोटल शेयर है वो 1 है, ठीक है। अगर वो सी को 1/5 के लिए लाए हैं तो ए एंड बी के लिए कितना बचेगा, अब 1 माइनस 1/5 करेंगे तो ए और बी के लिए कितना बचेगा, 4/5। अब ए का पहले से उन्होंने बोला कि ए का तो 3/2, ए और बी 3/2 में शेयर करें, मतलब ए जो है वो 3 बाय, ऐसे आपको रेशियो लिखना आता है, 3/2 मतलब 3+2, और बी का क्या है 2/3, 3+2, तो मतलब ए जो है वो 3/5 है और बी जो है वो 2/5 है। अब ये क्या 4/5 कहाँ से आया, मैंने आपको बता दिया। अब आपका ये जो बन गया ये न्यू पीएसआर बन गया। अब सी का तो आपको पता है ना, सी का तो ऑलरेडी 1/5 है। ए का क्या बन जाएगा, ए का 12/25 बन जाएगा और बी का क्या बन जाएगा, बी का 8/25 बन जाएगा। अब आप देख रहे हो ये 25 है, ये 25 है, इसको भी 25 कर देते हैं तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5/25 बन जाएगा। एक
2 3, 3 रेशियो आ गए। अब क्या इनको आप लिख सकते हो ए बी सी के फॉर्म में? ए का मैंने लिख दिया 12, बी का मैंने लिख दिया 8 और सी का मैंने लिख दिया 5। नाउ दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गाइज अगर आपको इतना फ्रैक्शंस वगैरह भी लेने में प्रॉब्लम है तो फिर आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। तभी भी मैंने आपको बेसिक से ही समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो इसमें कुछ बात नहीं है, मैं आपको समझा दूंगी। फिर आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग मतलब जितना पुराने पार्टनर ने अपना रेशियो क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा था। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला सिंपल बन गया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इतना बड़ा बड़ा मत लिखना, जब क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो शॉर्ट फॉर्म्स चाहिए, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। जैसे कि ओल्ड रेशियो 3:2 था, न्यू रेशियो बन गया 12:8:5। उसने आपको ओल्ड रेशियो दे दिया, उसने आपको न्यू रेशियो दे दिया। अब वो बोल रहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो न्यू पार्टनर का निकलता है? नहीं। नए पार्टनर का रेशियो क्यों सेक्रीफाइस, न्यू पार्टनर का क्यों सेक्रीफाइस करेंगे? वो पहले से था क्या? सेक्रीफाइसिंग सिर्फ उन्हीं पार्टनर का निकलता है जो पहले से थे। फॉर एग्जाम्पल ए पहले से था, तो ए का ओल्ड रेशियो था 3/5, ठीक है, 3/5 ए का ओल्ड रेशियो था, और ए का न्यू रेशियो कितना बन गया, 12 बाय, और इसको आप टोटल कर लो, 12/25। तो ए का न्यू रेशियो कितना बन गया, 12/25। तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेस सेम करने के लिए, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12/25। तो ए का न्यू रेशियो, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3/25। अब बी का भी ऐसे ही कैलकुलेट करो, बी का ओल्ड रेशियो था 2/5, ठीक है, कितना था 2/5, और बी का नया रेशियो कितना है 8/25। तो 2/5 माइनस न्यू रेशियो 8/25, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8/25। तो नया रेशियो बी का कितना आ गया 2/25। तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है 3:2। अब यहाँ पर बाय कोइंसिडेंस जो ओल्ड रेशियो था वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन गया। पर क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के इक्वल होता है? ऐसा जरूरी नहीं है हर केस में, यहाँ एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल ऑन एडमिशन। अब इस पॉइंट से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जो इनकमिंग पार्टनर होता है ना, उसे कंपेंसेट करना पड़ता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, क्योंकि जो ये पुराने ए और बी थे, इन्होंने जो अपनी गुडविल बना के रखी थी, इन्होंने सी को इस ऑर्गेनाइजेशन में लाया। अब सी तो सिर्फ इस गुडविल को एंजॉय करेगा ना, तो लेकिन ए और बी बोलेंगे तो एंजॉय करना है तो कुछ पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमें कंपेंसेट करना पड़ेगा। कंपेंसेट मतलब आपको हमें पैसा देना पड़ेगा इस गुडविल के लिए, क्योंकि नया पार्टनर रिसीव करेगा शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, तो अब उसको आज उसके लिए कंपेंसेट करना पड़ेगा, तभी तो तीनों इक्वालिटी पे आएंगे। तो व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, अगर सी जो है वो 50,000 की गुडविल बिजनेस में कैश में लाता है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:2, तो एंट्री पूछी जा सकती है कि एंट्री पास करो। तो देखो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जो सी लाया पैसा 50,000, ठीक है, टू, अब ये जो पैसा है क्या ये सी को मिलेगा? नहीं, ये ए और बी को मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा? उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहले आप मुझे बताओ कि इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे ए और बी, और वो आपको ओल्ड रेशियो दे देगा, न्यू रेशियो दे देगा। आपको पहले ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और फिर उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपको उस गुडविल को बांटना पड़ेगा। जैसे कि 50,000 को इन्होंने 50,000, अगर हम ए के लिए बात करें तो 50,000 को इंटू 3/5 करोगे तो ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 30,000। अगर ए का 30,000 तो बी का 20,000। ऐसे आपको ये कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल नहीं आएंगे। अब आता है हिडन गुडविल। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो कैपिटल आफ्टर एडमिशन रिवील्स द फर्म वैल्यू, मतलब कि जब आपने नया पार्टनर का एडमिशन कराया और फिर जो आपके पास कैपिटल बची, वो अब कैपिटल बनी, वो फर्म की वैल्यू है। मतलब कि हिडन गुडविल अगर निकालने का आया तो आपको पहले अपनी टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी, टोटल कैपिटल, और माइनस अभी जो आपके एक्चुअल में कैपिटल चल रही है, मतलब कि जो टोटल कैपिटल आपने वैल्यू कर रखी है और एक्चुअल में जो कैपिटल है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो गुडविल है, और उसी को हम हिडन गुडविल भी कहते हैं। सपोज ए और बी पार्टनर थे, सी 40,000 कैपिटल आया 1/4 शेयर के लिए, तो टोटल फर्म की वैल्यू जो है ये, अब ये देखो टोटल फर्म की वैल्यू, सी जो है वो 40,000 रुपये लाया है, मतलब कि सी ने ये वैल्यू फर्म को वैल्यू करके बुलाया। सी को लगता है कि ये फर्म को 40,000 रुपये मैं दूंगा तभी मैं ए और बी की क्वालिटी में आऊंगा।
तो सी के लिए 1/4 शेयर है और वो 40,000 रुपये लाया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि टोटल फर्म की वैल्यू बताओ, तो देखो सी 40,000 रुपये लाया था अपने 1/4 शेयर के लिए, तो फर्म की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। तो फर्म की वैल्यू मतलब 1,60,000 है, जिसका अगर आप चेक करोगे 1/4 सी लाया था 40,000 रुपये। ठीक है, अच्छा जी, इतना तो हमें समझ आ गया। अब मुझे ये बताओ कि आपने अपना टोटल फर्म की वैल्यू निकाल ली। अब आपको निकालनी है, आपको गिवन है एग्जिस्टिंग कैपिटल। ठीक है, तो एक्चुअल कैपिटल कितनी होगी? तो एक्चुअल कैपिटल उसने कहा कि एग्जिस्टिंग कैपिटल है 50,000 प्लस 40,000 मतलब कि 90,000। ये हमारी एक्चुअल कैपिटल है। अच्छा, और सी कितने पैसे लाया है? हमारी एक्चुअल कैपिटल है 90,000 और सी कितने पैसे लाया है? सी लाया है 1,60,000। लेकिन यहाँ पर सी की कैपिटल भी तो ऐड करोगे, तो एक्चुअली में हमारी एक्चुअल कैपिटल 90,000 नहीं है। एक्चुअल में हमारी कैपिटल 90,000 प्लस 40,000 है। ये हमारी एक्चुअल कैपिटल मतलब कि रियल कैपिटल है। और सी ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू कितना किया है? 1,60,000 रुपये। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने क्या बताया था? इज योर गुडविल, जिसको हम यूजुअली अकाउंटिंग लैंग्वेज में हिडन गुडविल कहते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। बच्चे कंफ्यूजन कहाँ करेंगे कि वो सिर्फ ए और बी की कैपिटल ऐड करेंगे, सी की कैपिटल को एक्चुअल कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे। यहाँ गलती हो जाएगी। एक्चुअल कैपिटल में सी की कैपिटल मतलब कि न्यू पार्टनर की कैपिटल भी ऐड होनी चाहिए। अब आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये प्रिपेयर किया जाता है ये असरटेन करने में कि क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है जब एसेट्स और लाइबिलिटी ने अपनी वैल्यू चेंज करी। ओल्ड पार्टनर्स को प्रॉफिट और लॉस मिलता है। तो हमेशा याद रखना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, जब एसेट्स और लाइबिलिटीज में वैल्यू चेंज होती है तो उस अकाउंट में जितनी भी वैल्यू चेंज है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखने लग जाती है। अब ये जो प्रॉफिट और लॉस होगा ये किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वही तो वो लोग हैं जो पहले से बिजनेस को कंडक्ट करते आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आपको, आपने कहा था नॉर्मल रूल कि एसेट अगर बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट अगर बढ़ता है तो उसे क्रेडिट की साइड में लिखते हैं, और लाइबिलिटी अगर कम होती है तो उसे क्रेडिट की साइड में लिखते हैं। तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड while प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिंपली अगर उसने बोला कि लैंड बढ़ गया, तो लैंड बढ़ गया तो यहाँ लिख दो लैंड बढ़ गया। लेकिन अगर उसने बोला क्या, लैंड रिवैल्यू हो गया, उसने बोला बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लग गया, तो बिल्डिंग यहाँ लिख दो कि बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसे डिक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड, और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती हैं तो वो भी डेबिट साइड में आ जाती हैं। अब आता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मतलब जितना भी आपने सारी ट्रांजैक्शन करी, उसके बाद यहाँ पर जितना भी अगर प्रॉफिट आया यहाँ पर, या फिर यहाँ पर लॉस आया, ठीक है, बाय लॉस, अगर यहाँ प्रॉफिट आया यहाँ लॉस आया, ये कौन बियर करेगा? ये ओल्ड पार्टनर बियर करेंगे। किस रेशियो में बियर करेंगे? अरे ओल्ड रेशियो में ही तो बियर करेंगे। और रिवैल्यूएशन लॉस भी आएगा तब भी सेम ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं इसका। एक स्टॉक है वो इंक्रीज हो गया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। स्टॉक इंक्रीज हो गया, स्टॉक इंक्रीज 20,000। ठीक है, तो 20,000। अब फर्नीचर डिक्रीज, फर्नीचर डिक्रीज हो गया 8,000, तो फर्नीचर डिक्रीज 8,000। उसके बाद तो आपको अब अपना प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ स्टॉक इंक्रीज हुआ तो मेरा तो आया ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आया मेरा 12,000। अब ये 12,000 किसको मिलेगा? ये 12,000 मिलेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर को। किस रेशियो में गाइस? एग्जिस्टिंग पार्टनर को ये मिल जाएगा एग्जिस्टिंग रेशियो में, मतलब कि ओल्ड रेशियो में। ये किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा। और किस रेशियो में मिलेगा? ओल्ड रेशियो में मिलेगा। इतना समझ आया आप लोगों को? ऐसे ही बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। फिर आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज कैसे होगी। अगर जर्नल एंट्री सही होगी तो रिवैल्यूएशन अपने आप सही हो जाएगा। अगर एसेट बड़ा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये देखो ना, असेट बढ़ा, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। अगर एंट्री समझ ना आए तो एक अकाउंट बना लिया करो। एसेट बढ़ गया तो बाय असेट। ठीक है, अब मैं अगर इस एसेट का अकाउंट बनाऊंगी तो मैं क्या लिखूंगी? असेट के ये वाला चीज यहाँ जाएगी तो टू रिवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या बनी? असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो असेट अगर बढ़ता है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट अगर घट गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। अपोजिट एंट्री।
इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ गई, मैंने बोला लाइबिलिटी बढ़ेगी तो इस साइड आएगी। अब अगर मैं यहाँ बना रही हूँ लाइबिलिटी अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये लाइबिलिटी यहाँ ट्रांसफर होगी ना, ये लाइबिलिटी यहाँ ट्रांसफर होगी ना कि नहीं होगी? तो यहाँ क्या लिखोगे? बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन। तो क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। अगर लाइबिलिटी बढ़ी है और अगर लाइबिलिटी घट गई तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट घट गई तो वो इस साइड आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर वो घट गई। समझ आया? अब आता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये एग्जामिनर का फेवरेट है। ये कब यूज किया जाता है? जब असेट्स आर रिवैल्यूड बट बुक वैल्यू शुड रिमेन अनचेंज। मतलब कि असेट तो रिवैल्यू हो गई लेकिन क्वेश्चन चाहता है कि आपकी बुक वैल्यू चेंज ना हो। तो पार्ट वन क्या होता है? इसमें पहले आप नॉर्मल रिवैल्यूएशन करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। फिर इसमें आपको रिवर्स एंट्री पास करनी होती है और प्रॉफिट एंड लॉस को सारे पार्टनर में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। मतलब कि पहले इसमें एक रिवैल्यूएशन बनेगा पार्ट वन जो नॉर्मल बनेगा, फिर बनेगा पार्ट टू, इसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा ये ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड ओपी मतलब ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में जाएगा। अब जो नेक्स्ट बनेगा इसमें होंगी रिवर्स एंट्री, इसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा ये ऑल पार्टनर्स को, अब ये सारे पार्टनर्स को जाएगा जो उनका नया रेशियो बनता है। फिर आता है जर्नल रिजर्व एडजस्टमेंट। जर्नल रिजर्व एडजस्टमेंट जो होता है ये ओल्ड पार्टनर्स का होता है। इसकी एंट्री क्या होती है? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट इन द ओल्ड रेशियो। फॉर एग्जाम्पल अगर रिजर्व 50,000 का है, ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो 3:2 है, तो ए को मिलेगा 30,000, बी को मिलेगा 20,000। तो समझ लेना अगर सी का रेशियो भी गिवन होगा ना आपको, आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो सी को नहीं मिलेगा। जर्नल रिजर्व एडजस्टमेंट अकाउंट सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है। ठीक है। फिर आता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, देखो इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं इन क्वेश्चन को करने के लिए। पहला केस, अगर इसमें आपका कोई क्लेम है आपके पास, तो आप एंटायर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। क्लेम है तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में दे दो। अगर क्लेम नहीं है, सॉरी, अगर क्लेम नहीं है तो ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो कि भाई कहीं पैसा जाना है नहीं, तो ओल्ड पार्टनर्स आप इसको रख लो। लेकिन अगर क्लेम है तो आपको जो रिजर्व है उसमें से क्लेम को माइनस करके जो बैलेंस है उसको देना। उसको भी आप ओल्ड पार्टनर्स को ही दोगे, लेकिन पहले अपना लॉस तो कंपेंसेट करोगे, क्लेम तो सेटल करोगे। जैसे कि रिजर्व 30,000 का है, क्लेम 10,000 का है, तो 20,000 ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में मिल जाएंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि जब एडमिशन हो जाता है तो जो कैपिटल्स होती हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ती हैं। जैसे कि नया रेशियो एबीसी के बीच में है 5:3:2, तो टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपए। अब जो टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपए, तो अब आपको कैपिटल एडजस्ट करना मतलब इनके नए रेशियो में कैपिटल को बांट देना। तो कंपेयर विथ एग्जिस्टिंग कैपिटल, अब आप क्या करोगे? ये तो हम कर चुके हैं कि जो न्यू कैपिटल है, न्यू कैपिटल में क्या क्या आता है? न्यू कैपिटल में ए प्लस बी प्लस सी आती है। उसमें से जो एक्चुअल, मतलब कि ये जो एक्चुअल कैपिटल है, और ये वाली कौन सी कैपिटल है? जो वैल्यूड कैपिटल है, जो सी ने वैल्यू करी। ठीक है। तो एक्चुअल कैपिटल में ए बी और सी तीनों आएंगे, और ये कैपिटल क्या है? जो सी ने वैल्यू करी है। तो इससे इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर आएगा तो पता चल जाएगा कि आपको क्या कोई कैश लाना है या कैश निकालना है। डिटेल एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन करते हैं अब, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ए और बी प्रॉफिट शेयर करे थे 3:2 में। उनकी कैपिटल है 1,50,000, 1 लाख। सी को उन्होंने 1/5 शेयर के लिए लाया। सी ने 80,000 की कैपिटल लाई और 20,000 की गुडविल लाई। स्टॉक को एप्रिसिएट करना है 15 से, फर्नीचर 5,000 से डेप्रिसिएट। अगर स्टॉक एप्रिसिएट है तो क्रेडिट में, फर्नीचर डेप्रिसिएट है तो डेबिट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी है और जर्नल रिजर्व भी है। तो सबसे पहले तो आपका काम है, अगर आपको दिया है कि ओल्ड रेशियो 3:2 है और आपको ये भी दिया है कि सी 1/5 शेयर के लिए आया है, तो आपको क्या निकालना है? न्यू शेयर। तो आपने निकाला न्यू शेयर। ठीक है। स्टेप 2 होता है आपको निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
3:2 है, और नया जो भी आया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपका रेशियो सेक्रीफाइसिंग का आ गया। स्टेप 3 होता है गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन। गुडविल उसने बोला 20,000 की थी एग्जिस्टिंग, तो एग्जिस्टिंग गुडविल बांट दी ए और बी में उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। फिर आता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। स्टॉक इंक्रीज 15,000, फर्नीचर डिक्रीज 5,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, तो 15,000 स्टॉक इंक्रीज हुआ है, 5,000 फर्नीचर डिक्रीज हुआ है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6,000। अब ये 6,000 का प्रॉफिट किसको बांटोगे? ए और बी को बांटोगे। 6,000 का प्रॉफिट ए और बी को बांटोगे, किस रेशियो में बांटोगे? ओल्ड रेशियो में बांटोगे। अब 25,000 का आपके पास गुडविल आया, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन, 25,000 के आपके पास रिजर्व थे। अब ये जो रिजर्व हैं ये किसके हैं? ये भी तो ए और बी के हैं, तो उन्हें ए और बी को बांट दो। अब कुछ एमसीक्यू करते हैं जिसमें आपको एग्जामिनर भर भर के कंफ्यूज करेगा, पर हम कंफ्यूज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इनकमिंग पार्टनर कंपेंसेट्स ओल्ड पार्टनर थ्रू। कैसे कंपेंसेट करता है? हमने क्या पढ़ा? एक ही तो चीज है कि वो गुडविल लाता है, ठीक है। तो इनकमिंग पार्टनर ओल्ड पार्टनर को गुडविल से कंपेंसेट कर देता है। गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन, गुडविल को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो? गुडविल को आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर इंक्रीज इन लाइबिलिटी है तो वो कौन सी साइड जाएगी? वो डेबिट साइड जाएगी। हमने पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट साइड एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट साइड, ठीक है। आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आता है जर्नल रिजर्व किसका होता है? तो जर्नल रिजर्व होता है ओल्ड पार्टनर का। जर्नल रिजर्व एडजस्टमेंट अकाउंट पढ़ा था ना, किसका होता है? ओल्ड पार्टनर का। अच्छा मुझे बताओ गुडविल किस रेशियो में बांटते हैं? गुडविल बांटते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जर्नल रिजर्व अगर ओल्ड पार्टनर का है तो किस रेशियो में बांटेंगे? ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ होता है? रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है वो किस रेशियो में ट्रांसफर होगा? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि किसका है? ओल्ड पार्टनर्स। ओपी मतलब ओल्ड पार्टनर्स। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म आप इनको पढ़ लेना पॉज करके, कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट दो दो फेजेस में प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर तो करेक्ट जैसे बनाते हैं ऑर्डिनरी और ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हैं। फिर होती है रिवर्स एंट्री। पहला केस क्या होता है? रिवर्स एंट्री होती है। फिर जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो सारे के सारे पार्टनर्स में बढ़ जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑन एडमिशन कैसे होता है? अब आता है ट्रिकी एडजस्टमेंट, जो हमारा फेवरेट पार्ट है। जैसे कि क्वेश्चन बोलेगा कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स पाई गई 20,000 की, तो इसकी एंट्री क्या होगी? अगर अनरिकॉर्डेड एसेट पाई गई है तो भाई, अनरिकॉर्डेड एसेट पाई गई है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड कर दो ना। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगी ना। अब एसेट बढ़ गई ना, समझ रहे हो? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसके क्रेडिट में जाएगी ये 20,000, तो इसको एंट्री पास कर दो क्योंकि अभी वो अनरिकॉर्डेड थी। फिर आया अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 15,000, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 15,000, अब लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। लाइबिलिटी बढ़ेंगी, डेबिट साइड में बढ़ेंगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। कोई दिक्कत है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 4,000 से 10,000 कर दिया, मतलब कि 6,000 से बढ़ा दिया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ये रिवैल्यूएशन है, आपकी लाइबिलिटी जो है वो बढ़ गई ना। या आपका एक्सपेंस, अगर लाइबिलिटी मानो तो लाइबिलिटी, एक्सपेंस मानो तो एक्सपेंस, तो प्रोविजन 6,000 से बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20% से बढ़ गई। अगर बढ़ गई, एसेट बढ़ गया, तो उसे क्रेडिट कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में अपीयर कर रही थी। इसमें क्या होता है? मैनी स्टूडेंट ट्रांसफर फुल अमाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेकिन आपको एडजस्टमेंट को क्लियरली पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन आपसे फुल अमाउंट चाहता है या फिर उसने कुछ लॉस को क्लेम करने के बाद चाहता है, ठीक है। अब आता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व विथ क्लेम। इसमें क्या होता है? सिर्फ रिजर्व, मतलब कि लॉस में से क्लेम को माइनस करके जो बैलेंस होता है उसको आप बांटते हो किस में? ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। क्लेम गोज टू ओल्ड पार्टनर। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये कैसा अकाउंट है? मैंने आपको बताया था ये कैसा होता है, बताओ। ये होता है फिक्टिशियस अकाउंट।
फिक्टिशियस एसेट है ना, क्योंकि इसका फायदा आपको ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स मिलता जाएगा, तो इसको भी क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी इसे राइट ऑफ करेंगे। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स, राइट ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो बिफोर एडमिशन। अगर देखो एक होता है कि नया पार्टनर गुडविल लाया, एक होता है कि पहले से ही गुडविल पड़ी थी। जो पहले से गुडविल पड़ी थी उसको आपको पुराने पार्टनर्स को उनके पुराने रेशियो में दे देना है। फिर जो नया पार्टनर गुडविल लाया उसका तो आप ट्रीटमेंट कर ही रहे हो। हिडन गुडविल, कोई अमाउंट नहीं गिवन होता, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन से, मतलब कि जो एक्चुअल कैपिटल है उसमें से, एक्चुअल कैपिटल मतलब ए की, बी की प्लस सी जो ले आया, माइनस जो सी ने उसको क्या किया था, कैपिटल को वैल्यू करके रखा था, जो कैपिटल वैल्यू की थी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज तो गुडविल। समझ आ गया। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट को रिवैल्यू किया लेकिन उनको चाहिए कि बुक वैल्यू अनचेंज होते हैं तो इन्हें दो पार्ट में बनाया जाता है, ठीक है। अब लास्ट रिवीजन शीट पढ़ो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हिडन गुडविल मतलब टोटल फर्म की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी माइनस, सॉरी, टोटल फर्म की वैल्यू मतलब कि जो सी लाया, अब इसको कैसे निकालते थे हमने, जो सी गुडविल लाया था उसको रेशियो को उल्टा कर देते थे। जैसे 4/1 था, तो अगर ये 4/1 था तो इसको हमने, तो मतलब गुडविल, उसने बोला कि वो 1/4 के लिए लाया 40,000 की गुडविल, ठीक है। तो अगर आपको फर्म की वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपली क्या करोगे, 40,000 को 1/4 के लिए लाया है ना, तो पूरे फर्म की वैल्यू, इसका मतलब है 4/1, मतलब कि पूरे फर्म की वैल्यू 1,60,000। और हमने क्वेश्चन भी किया था कि उनकी ज्वाइंट कैपिटल थी 1,30,000, तो ये जो 30,000 का डिफरेंस है ये क्या बन जाएगा, गुडविल बन जाएगा। उसके बाद है फर्म की वैल्यू कैसे निकालते, देखो यही अभी हमने किया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मतलब क्रेडिट साइड, मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किस में करोगे, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया कि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है, ठीक है। इसको कभी गलत मत करके आना, ओल्ड रेशियो में करके आ जाते हैं बच्चे, इसको ओल्ड रेशियो में नहीं करते, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करते हैं। न्यू रेशियो मतलब जो रिमेनिंग शेयर है, ओल्ड रेशियो प्लस न्यू पार्टनर का शेयर, ऑब्वियसली। अब देखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किस में बटेगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बटेगा, जर्नल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बटेगा, गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। ये आप हाईलाइट कर लो, अपनी नोटबुक्स में लिख लेना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड रेशियो, जर्नल रिजर्व ओल्ड रेशियो, गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हिडन गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाला जाता है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन जो होता है दो पार्ट्स में बनता है। इनकमिंग पार्टनर क्या करता है, कंपेंसेट करता है पुराने पार्टनर्स को। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप देख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आते हैं इस लेक्चर के पार्ट नंबर 2 में, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है वो एडमिट करती है नए पार्टनर्स को विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसी को कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। जब नया पार्टनर आता है तो या तो वो गुडविल लाता है, या तो वो कैपिटल लाता है, या तो वो दोनों लाता है, ठीक है। इनकमिंग पार्टनर ऑब्टेन करता है राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, और वो फ्यूचर प्रॉफिट कब शेयर करेगा, जब वो कंपेंसेट कर देगा पुराने पार्टनर्स को। क्योंकि नया पार्टनर जब एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में एंटर कर रहा है तो बहुत सारे एडजस्टमेंट होना जरूरी होता है। तो क्या क्या एडजस्टमेंट है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सबसे पहले आपको न्यू पीएसआर निकालना पड़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि फ्यूचर के प्रॉफिट कैसे शेयर किए जाएंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होना चाहिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गुडविल जो होता है, पुरानी गुडविल जो होती है उसको आपको इन द फेवर ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एडजस्ट करना पड़ता है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी करने पड़ते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर। रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ओल्ड पार्टनर को देना पड़ता है क्योंकि वो सिर्फ उन लोगों का है। कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है, जो नया पार्टनर कैपिटल लाया उससे आपको पता करना पड़ता है कि कितना कैपिटल विड्रॉ करना है या कितना अभी कैश लाने की जरूरत है। हिडन गुडविल हम कर चुके हैं। एक रिवाइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। आपको बैलेंस शीट ऑब्वियसली प्रिपेयर नहीं करनी, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना एडजस्टमेंट, इसलिए मैं एडजस्टमेंट पे फोकस कर रही हूँ फॉर ऑल द चैप्टर्स, बिकॉज एडजस्टमेंट आ जाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा। न्यू पीएसआर हमने क्या पढ़ा था, दिस इज द रेशियो इन विच द पार्टनर विल शेयर देयर प्रॉफिट आफ्टर द एडमिशन। द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ इज फ्रॉम whom इज द न्यू पार्टनर गेटिंग हिज शेयर, किससे नए पार्टनर को शेयर मिल रहा है। अब आता है केस नंबर 1, न्यू पार्टनर टेक शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अगर नए पार्टनर से ने
ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में लिया। सपोज ए और बी 3:2 में थे, 1/5 के लिए उन्होंने सी को एडमिट किया, इन विच ए ही अक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशियो। सो सी का शेयर क्या है? तो सी का शेयर मैंने आपको बोला आपकी पूरे फर्म का शेयर 1 मानना, तो सी का क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/5, तो मैंने बोल दिया 4/5 सी का शेयर है। इतना समझ आया? अब ए का ओल्ड रेशियो था 3:5, तो ए का न्यू शेयर बन गया 12/25 क्योंकि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली बी को मल्टीप्लाई किया। अब इसको 1/5 को भी हमने 25 का डिनोमिनेटर बनाया, तो हमारे पास न्यू पे है पी एस आर आ गया। अब शॉर्टकट क्या हो सकता है इसके लिए? इफ सी टेक्स 1/5 फ्रॉम ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशियो, तो ए का न्यू शेयर क्या होगा? ए का पुराना शेयर है 3/5, तो ए का नया शेयर क्या होगा? इसको डायरेक्टली आप 3/5 इंटू 1/5, 1/5 मतलब जो सी ने ले लिया, तो 3/5 में से सी का शेयर माइनस कर दे। सिमिलरली बी के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हो, बी का शेयर 2/5 है और 2/5 में से 1/5 सी ने ले लिया, तो आप इसको माइनस करके सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपके एमसीक्यू में हेल्प कर देगा। अब यहाँ केस नंबर 2, जो नया पार्टनर है उसने इक्वली लिया है पुराने दोनों पार्टनर से। जैसे कि ए और बी का 3:2 था, सी ने 1/5 शेयर इक्वली लिया है ए और बी से, तो सी का 1/5 है। तो अगर सी का 1/5 है ना, तो उसने इक्वली लिया है, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/10। मतलब सी ने ए से भी 1/10 लिया और सी ने बी से भी 1/10 लिया। तो ए जो था पुराना उसका 3/5 था, 1/10 उसने जब सी को दे दिया, तो इनका आप करोगे क्या? एलसीएम। तो ए का आंसर आएगा 1/2। ये डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है वो बता रही हूँ मैं अब, ठीक है? और बी को भी आप ऐसे ही करो, बी से भी 2/5 पुराना था और 1/10 ये ले लेगा, उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/10। अब सी को कितना मिलेगा गाइज? अब इंपॉर्टेंट बात आती है, सी को कितना मिलेगा? तुमको लगता है कि 1/10 मिलेगा, अरे 1/10 तो ए से मिला और 1/10 बी से मिला, तो टोटल कितना हुआ 2/10, क्योंकि सी का ऑब्वियसली आंसर क्या था 1/5। ठीक है? अगर नए पार्टनर ने डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स लिए, मतलब ए से कुछ लिया और बी से कुछ लिया, अब इस केस में क्या होता है? जैसे कि सेम क्वेश्चन है, ए और बी का 3:2 है, सी ने 1/5 शेयर के लिए लिया, 1/10 उसने ए से लिया और 1/10 उसने बी से लिया, तो 3/5 में से 1/10 उसने सी को दे दिया, तो ए का शेयर कितना बचा? 5/10। बी का था 2/10, उसने 1/10 दे दिया, तो बी का शेयर बचा 3/10, सी का शेयर हो गया 2/10। नया रेशियो क्या बन गया? 5:3:2। ठीक है? तो अगर ऐसा बोलेगा डिफरेंट रेशियो, तो उसमें भी हमें क्या दिक्कत है? हम उसको बांट देंगे। सेक्रीफाइस रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग मतलब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब एग्जाम्पल क्या है? ए और बी 3:2 में अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते थे, 1/5 के लिए उन्होंने सी को बुलाया और सी इक्वली ले रहा है ए और बी से। ठीक है? ये वर्ड पढ़ते रहना ध्यान से। तो ए और बी, तो नया रेशियो उन्होंने निकाल दिया हमें। ए का सेक्रीफाइस कितना है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो ए का सेक्रीफाइस। बी का सेक्रीफाइस कितना है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, बी का सेक्रीफाइस। तो इन्होंने शेयर को सेक्रीफाइस किया 1:1 में। ध्यान रखना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कभी भी नए पार्टनर का मत निकाल देना, क्योंकि नया पार्टनर थोड़ी सेक्रीफाइस करे, सेक्रीफाइसिंग तो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, तभी तो नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है। डू नॉट यूज द न्यू रेशियो फॉर गुडविल, गुडविल इज क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? अब गुडविल क्या होता है? गुडविल मतलब रेपुटेशन, कस्टमर की कोई लॉयल्टी है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी है, कोई भी एडवांटेज है आपके पास जिससे आप अपने प्रॉफिट कमा सकते हो। तो जब नया पार्टनर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, उसको इस फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर मिलता है, इसलिए उसे इस गुडविल के लिए कंपनसेट करना पड़ता है। और वो कंपनसेट किसको करेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। किस रेशियो में करेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करेगा। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अब जब एडमिशन के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है? अब देखो गुडविल अगर आ गया कैलकुलेट करने के लिए, तो ये मेथड आपको आने चाहिए। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत सिंपल है। आपको क्या निकालना है? अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा इनटू ये ईयर्स परचेज। आपको ये क्वेश्चन में दिया होगा कि ईयर्स परचेज इतना है। अगर ऐसे करोगे, एवरेज प्रॉफिट कैसे है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसको अगर ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका गुडविल आ गया। सिंपल, ये हो गया आपका सबसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है और उसको ईयर परचेज से, ये गिवन होगा हर क्वेश्चन में। ठीक है? सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
मतलब कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट ऊपर निकाला होगा ना आपने, एवरेज प्रॉफिट, और अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं होता तो उस केस में नॉर्मल प्रॉफिट क्या था, इन दोनों का डिफरेंस इज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट ये आप निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट ये आपको गिवन होगा, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो आएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये मेथड तो हम सबको पता है, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है बिजनेस की माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यही हमने अभी पहले किया, वो कैपिटलाइजेशन मेथड किया। अब इनको सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट आपको गिवन है, या आपको पिछले 4 सालों के प्रॉफिट गिवन है, तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, इनका सम किया, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट में मेरा कितना आ गया, 50,000। उसने कहा कि गुडविल को 3 ईयर्स परचेज पे मल्टीप्लाई करना, मैंने बोला था ना गिवन होगा, तो आंसर कितना आ गया, 1,50,000। ये आपका मेथड था एवरेज प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट मेथड, उसने कहा एवरेज प्रॉफिट 80,000 है, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, नॉर्मल रेट 10% है। तो नॉर्मल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख के जाना। आपको उसने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है और नॉर्मल रेट 10% है, तो मतलब कि 5 लाख की कैपिटल में आप लगभग 10% का प्रॉफिट कमा लेते हो। मतलब कि 5 लाख पे आप 10% का प्रॉफिट कमा लेते हो, मतलब कि आप 50,000 का प्रॉफिट कमा लेते हो। तो और उसने कहा कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट है वो 80,000 है, तो सुपर प्रॉफिट का मतलब हो गया कि जो आपका एवरेज चल रहा था उसमें से आपका जो नॉर्मल आप कितना कमा लेते हो, एवरेज क्वेश्चन ने आपको गिवन है और नॉर्मल हमने निकाल लिया, तो मतलब कि 30,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट। तो 30,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट, यही क्वेश्चन में आया। अब ईयर्स ऑफ परचेज आपको गिवन होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो ईयर्स ऑफ परचेज से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ आया कि हमें कहाँ ध्यान देना है। उसने हमें डायरेक्टली नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के नहीं दिया, हमने यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड देखा कि 5 लाख है, उसने कहा नॉर्मल रेट 10% है, इसका मतलब ये है कि इस रेट पे नॉर्मली यूजुअली जो है वो प्रॉफिट होता है, यूजुअली प्रॉफिट होता है। तो 5 लाख के 10% मतलब 50,000 पे यूजुअली प्रॉफिट होता है। उसने कहा एवरेज प्रॉफिट ये है, तो हमने कहा अच्छा, एवरेज माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू सुपर, और ईयर्स ऑफ परचेज से तो मल्टीप्लाई करना ही है, तो हमारा आंसर आ गया। कैपिटलाइजेशन मेथड भी बहुत सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, नॉर्मल रेट भी गिवन है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालोगे। आपको एवरेज प्रॉफिट है 80,000, ठीक है, नॉर्मल रेट है 10%, और कुछ नहीं दिया उसने, एवरेज प्रॉफिट दिया और नॉर्मल रेट दिया। ऊपर उसने दिया था, ऊपर उसने क्या दिया था, ऊपर उसने क्या नॉर्मल रेट दिया था, यहाँ उसने सिर्फ ये दिया है और ये दिया है। ऊपर उसने कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया था, तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया तो हमने नॉर्मल रेट को कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई किया। बट यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन ही नहीं है, तो हमें कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड निकालना पड़ेगा। मतलब कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट है उसको, यूजुअली 10% होता, तो फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, तो 100/10, इससे इसको काट दो, तो ये क्या बन गया, 8 लाख। ये 8 लाख आपकी क्या बन गई, ये 8 लाख क्या है आपका कैपिटलाइज वैल्यू, मतलब कि 8 लाख की कैपिटल है, और उसने कहा कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, आपका गुडविल। समझ आया, गुडविल में फंसा सकता है गाइस, गुडविल अच्छे से करके जाना। गुडविल के देखो, इसने बोला कि नया पार्टनर गुडविल लाया है कैश में, और वो बिजनेस में उस गुडविल को रखने वाला है। सी ने 50,000 रुपए की गुडविल लाया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट, ठीक है, ये पहली एंट्री होगी। फिर क्या एंट्री होगी, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, तो ये वाली क्या एंट्री है, बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर और सी, और ये वाली क्या एंट्री है, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होगी, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, समझे। अब गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब इसमें एक और स्टेप ऐड हो जाएगा कि पुराने पार्टनर्स को अपने साथ ले जाएंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, गुडविल आई, फिर प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स को दे दी। फिर उन्होंने अगर विड्रॉ कर ली तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या एंट्री बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने बोला था कि
कैपिटल जो है वो रिड्यूस होती है, जब ड्राइंग होती है तो कैपिटल कम होती है। तो अगर इन्होंने अपने पैसे निकाल लिए पार्टनर्स ने, तो इनकी कैपिटल डेबिट होगी। कैपिटल जब डेबिट होती है, कम होती है, तो वो डेबिट होती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इतना समझ आया? यहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि जब पैसा आया गुडविल के फॉर्म में तो बैंक को डेबिट किया। अब ये लोग अपनी जो है गुडविल को लेके जा रहे हैं, तो बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आपसे पूछ सकता है कि ये एंट्री आएगी कि नहीं आएगी, तो आपको पता होना चाहिए। अब उसने बोला गुडविल ब्रॉट नॉट ब्रॉट इन कैश, गुडविल वो कैश में नहीं लाया। क्या होता है कि समटाइम्स जो इनकमिंग पार्टनर होता है वो गुडविल को कैश में नहीं लाता, तो जो कैपिटल या करंट अकाउंट होते हैं उसको एडजस्ट करना पड़ता है डायरेक्टली। अब डायरेक्ट एडजस्टमेंट क्या मतलब, जैसे सी जो है वो 40,000 रुपए के शेयर के लिए गुडविल था, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 है, तो सिंपली आप क्या करोगे, सी इतना लाया, इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देना। ये इजीएस्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर वो कैश नहीं लाया तो जितना वो पैसा लाया हम उसको मानेंगे कि ये गुडविल ही लाया है और उसको बांट देंगे। अगर गुडविल पहले से बुक्स में है, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है सपोज 60,000 की, तो पहले तो आपको एडमिशन से पहले वो पुराने पार्टनर्स को देनी पड़ेगी। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में। देखो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में गुडविल भेज दी। अब डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट एग्जिस्टिंग गुडविल इन न्यू रेशियो, ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट एग्जिस्टिंग। अगर देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है एग्जिस्टिंग गुडविल, तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल होगी वो ओल्ड रेशियो में जाएगी। एक होती है जो न्यू गुडविल होती है, जो सी की वजह से आई होती है, ये जो होती है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगी। इसको हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो, लिख लो जहाँ लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर का ट्रैप है। गुडविल अगर बोला कि गुडविल बुक्स में ही रहेगी, इफ द क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क कि गुडविल को बुक में ही रखना है, तो उसको पार्टनर्स में मत बांटना, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा लिखना। वहां अगर ऑप्शन आएगा कि ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री या फिर नो एंट्री, तो आप लिखोगे नो एंट्री। हिडन गुडविल हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि कभी कभी नया पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, या आपको प्रॉफिट शेयर गिवन होगा, या गुडविल गिवन नहीं होगी, गुडविल इज नॉट गिवन। वी कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटल ब्रॉड और बाय द इनकमिंग पार्टनर। कैसे, हमने करा है इसका एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सपोज सी जो है 50,000 लाया 1/5 शेयर के लिए, तो अगर 50,000 1/5 है तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, 50,000 इंटू 5/1, 5/1 मतलब 2 लाख। तो ये वाली कैपिटल, अब एक्चुअल कैपिटल आफ्टर सी के एडमिशन में थी 2 लाख। अब ये 2 लाख कहाँ से आए, बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है। हमने बोला कि जो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, अब ये जो 2 लाख है ना, इसमें से ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कैपिटल इंक्लूडेड होगी, तब आपका आंसर आएगा। अगर आप सी की कैपिटल इंक्लूड नहीं करोगे तो वो ऑप्शन भी आपको वो देंगे, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं बच्चे को पता है कि नहीं पता है। हमेशा ब्लाइंडली कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल माइनस टोटल कैपिटल मत कर देना, अनलेस द क्वेश्चन रिक्वायर्स द कैपिटलाइजेशन अप्रोच। यहाँ कैपिटलाइजेशन अप्रोच ही लग सकती थी, इसलिए किया। आपका वहाँ सुपर प्रॉफिट भी लग सकता है, एवरेज प्रॉफिट भी लग सकता है, तो उसको ध्यान में रखना। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। रूल ऑफ रिवैल्यूएशन क्या है, असेट अकाउंट, अगर एसेट बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाता है, और अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाती है, एंड वाइस वर्सा। कोई एसेट रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि एसेट अब बढ़ गया है। लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई है तो लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है अब, तो वो डेबिट होगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स 1 लाख के थे, एग्जिस्टिंग प्रोविजन 4,000, अब प्रोविजन हो गया 7,000, 3,000 का प्रोविजन बढ़ गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, जो रिजर्व्स होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स के होते हैं, बिकॉज ये उनके हार्ड अर्न मनी से क्रिएट किए हुए रिजर्व होते हैं। तो जब नया पार्टनर आता है तो जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये नाम अगर आपको क्वेश्चन में दिए होंगे तो ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना बिना कुछ सोचे, ये नए पार्टनर को मत देना। जनरल रिजर्व 60,000 का दिया, ओल्ड रेशियो 3:2 दिया, तो आपने उसको बांट दिया ओल्ड पार्टनर्स के लिए। एंट्री क्या होगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। सी रिजर्व जो होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं, ठीक है, तो अगर कैपिटल कम है, अब रिजर्व का अकाउंट कम हो रहा है और पार्टनर का अकाउंट बढ़ रहा है, तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होगी और रिजर्व का अकाउंट डेबिट होगा। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, अगर क्रेडिट बैलेंस है 40,000 का, तो ये भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में चला जाएगा।
सॉरी गाइस, ये भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पीएनएल का अगर डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब कि लॉस हो रहा है, लॉस, ठीक है। अगर प्रॉफिट पुराने पार्टनर ने लिया तो लॉस भी तो वही पार्टनर बॉन्ड करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, एंट्री रिवर्स हो जाएगी बस। वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट, अगर क्लेम नहीं है और वर्कमैन कंपेंसेशन का रिजर्व 50,000 दिख रहा है, सारा बांट दो। कुछ क्लेम है तो उस क्लेम को कम करने के बाद जो बैलेंस बचा है वो बांट दो पुराने पार्टनर्स में। अगर क्लेम एक्सीड्स कर जाता है रिजर्व, यहाँ दे कैन चेक यू, रिजर्व जो थे 30,000 के थे और क्लेम जो है अब 50,000 का आपको हो गया, मतलब कि 50,000 का लॉस हो गया और 30,000 के रिजर्व थे, तो पहले तो आप 30,000 रुपये फुल्ली यूटिलाइज करोगे, ठीक है। जो रिमेनिंग लाइबिलिटी बची है 20,000 की, ये 20,000 रुपये अब रिवैल्यूएशन लॉस बन जाएंगे, ठीक है। तो 20,000 रुपये कहाँ बन जाएंगे, रिवैल्यूएशन के लॉस में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो बचा पैसा है कहाँ डालोगे, तो आप बोल दोगे रिवैल्यूएशन के लॉस में डाल देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट 1,00,000 की थी, फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 का है, मार्केट वैल्यू 90,000 है, पोटेंशियल फॉल 10,000 का है, तो रिजर्व क्या होगा। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 का है और इन्वेस्टमेंट जो थी वो पोटेंशियल फॉल हुआ 10,000 का, मतलब कि रिजर्व बचा है 10,000 का, तो 10,000 को पुराने पार्टनर्स में बांट दो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेके कंफ्यूज मत होना। एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट में कुछ खर्चा बचा हुआ है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पुराने सालों का खर्चा है, तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। अगर प्रॉफिट ले रहे हो तो लॉस भी तुम लोगे, लॉस नया पार्टनर क्यों लेगा। मोमेंटम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्वेश्चन आपके में आएगा नहीं और मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ। इसमें आपको क्या करना है, पहले नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में देना है, फिर जब आप करोगे तो उसमें रिवर्स कर दो, जैसे यहाँ जो एंट्री डेबिट हुई थी उसको आप सेकंड पार्ट में क्रेडिट करो एंड वाइस वर्सा। फिर उसके बाद सारे पार्टनर्स में नए रेशियो में उस प्रॉफिट को बांट देना है। ये क्यों बनाया जाता है, अगर क्वेश्चन आ सकता है तो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब हमें सारे एसेट्स और लाइबिलिटी को बुक वैल्यू पे दिखाना होता है। जैसे कि ए और बी एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, सी को एडमिट किया, स्टॉक 20,000 से इंक्रीज हो गया, तो स्टॉक की एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक एसेट है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट है 20,000 का वो ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब सेकेंड एंट्री देखो, ये पहला था ये रिवैल्यूएशन फर्स्ट और ये रिवैल्यूएशन सेकेंड, ठीक है। तो पहला क्या एंट्री बनी थी, बाय स्टॉक अकाउंट 20,000। जब मैंने बोला था सेकेंड रिवैल्यूएशन बनेगा तो अपोजिट एंट्री पास करना, जो पहले की थी उसका अपोजिट, तो टू स्टॉक अकाउंट 20,000। ये क्यों होता है, ताकि बैलेंस क्या हो जाए, नील हो जाए, ठीक है। अब पहले वाले का तो प्रॉफिट आया, यहाँ आपको जीपी आया 20,000 का। अब ये जो जीपी है ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना। अब जब ये किया तो यहाँ तो आपको लॉस आ गया, लॉस लॉस लॉस, कितने का, 20,000 का। अब ये जो 20,000 है ये न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में बांट देना, बस। दैट वाज ऑल अबाउट मेमोरेंडम अकाउंट। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल एडजस्टमेंट मतलब जब पार्टनर का एडमिशन होता है ना तो कैपिटल की जरूरत पड़ती है ताकि हम जो है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकें। इसके कॉमन मेथड कौन कौन से हैं। पहला मेथड है कि नया पार्टनर कैपिटल आया और पुराने पार्टनर की कैपिटल बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। दूसरा मेथड है कि जो टोटल कैपिटल है फर्म की वो डिटरमाइन की गई, कैपिटल एडजस्ट किया गया अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट का एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए और बी और सी थे, इनका नया रेशियो गिवन है 5:3:2, इनका क्या है, नया रेशियो है। ये बात याद रखना कहाँ न्यू है कहाँ ओल्ड है। टोटल कैपिटल उसने 10 लाख दिया है, तो जो न्यू कैपिटल है इसको पहले ए बी और सी में आप इसको क्या करोगे, न्यू कैपिटल है ना तो इसको ए बी सी में बांट दोगे इन द न्यू रेशियो। अब क्या हुआ, उसने बोला सपोज एक्चुअल कैपिटल तो इतनी 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 निकल रही थी। क्वेश्चन में देगा कि ये आपकी कैपिटल है, ये आपका न्यू रेशियो है, तो सबसे पहले आप कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट देना। और क्वेश्चन में देगा कि एक्चुअल कैपिटल तो इतनी है, तो फिर आपको क्या करना है, जो नई कैपिटल थी और जो पुरानी कैपिटल है उसका डिफरेंस निकालना है। आपको निकालना है कि कोई एक्सेस कैपिटल हो रही है क्या, एक्सेस कैपिटल निकली। बी में भी हमने देखा एक्सेस कैपिटल निकली। और बी अगर देखो, अब यहाँ देखो, सपोज ए की एक्सेस कैपिटल आई, ए की पहले कैपिटल कितनी थी 5 लाख रुपीज, और ए की सपोज एक्चुअल कैपिटल मतलब पहले कैपिटल थी 5 लाख रुपए और नए प्रॉफिट के हिसाब से आई
पहले कैपिटल थी 5,50,000 रुपए, नई वाली आई 5 लाख रुपए। मतलब कि अब जो कैपिटल थी ए के पास वो पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई है। तो ए के पास कितनी है, एक्सेस कैपिटल है। अगर ए के पास एक्सेस कैपिटल है तो ए विड्रॉ कर लेगा 50,000 रुपए, क्योंकि आपको कैपिटल को इक्वल करके रखना है। तो अगर ए के पास पहले ज्यादा पैसे थे तो ए विड्रॉ कर लेगा। अब बी का केस देखो, बी के पास पहले थे 2,50,000 रुपए, ठीक है, सॉरी बी के पास, हाँ 2,50,000 रुपए, और बी के पास अब कितने आ गए, 3 लाख रुपए। मतलब कि नए रेशियो के हिसाब से उसकी कैपिटल होनी चाहिए थी 3 लाख, उसके पास है सिर्फ 2,50,000। तो उसको 50,000 रुपए अब क्या करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। ठीक है। सो अगर आपकी न्यू कैपिटल ज़्यादा है और आपकी पुरानी कैपिटल कम है तो आपको पैसे लाने पड़ेंगे, और अगर आपकी न्यू कैपिटल कम है और पुरानी कैपिटल ज़्यादा थी तो अपने पैसे अपने घर ले जाओ। ठीक है। और क्या सी कोई एडजस्टमेंट करेगा, नहीं, सी एडजस्टमेंट नहीं करेगा। अब आता है करंट अकाउंटिंग मेथड। करंट अकाउंटिंग मेथड क्या होता है गाइस, इफ कैपिटल आर फिक्स्ड, कैपिटल एडजस्टमेंट आर जर्नली रिकॉर्डेड थ्रू करंट अकाउंट। वो कहेगा कि कैपिटल फिक्स्ड है तो फिर आपको करंट अकाउंट यूज करना होता है। ये क्वेश्चन इतना डीप नहीं आएगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है। अब आता है एक लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन। सपोज ए और बी पार्टनर थे, 3:2 में प्रॉफिट रेशियो शेयर कर रहे थे, उनकी कैपिटल दी हुई है उन्होंने, देयर कैपिटल आर 1,50,000 एंड 1 लाख। सी को उन्होंने एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, जो उसने इक्वली ए और बी से मांग ली। तो उनकी सी क्या है, दो चीजें लाया, एक तो वो कैपिटल लाया और दूसरी वो गुडविल लाया। स्टॉक इंक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, फर्नीचर डिक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 इज टू बी रिकॉर्डेड तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, जर्नल रिजर्व पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। कैपिटल को उसने बोला कि एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो बेस्ड ऑन सी कैपिटल। सी जो है वो कैपिटल लाया 80,000, तो इसका तो कुछ नहीं है, सी 1/5 शेयर के लिए लाया। ठीक है। तो सी 80,000 1/5 शेयर के लिए लाया। समझ आ रहा है आपने क्या कहना चाह रही हूँ। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले सी का शेयर है 1/5 जो वो इक्वली ए और बी से लेगा, तो पहले हम ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। तो मैंने बोला था अगर 1/5 है वो इक्वली लेने वाला है तो आधा वो ए से लेगा और आधा वो बी से लेगा। तो दोनों से वो कितना लेने वाला है, 1/10 1/10। तो ए का माइनस 1/10 क्या और बी का माइनस 1/10 क्या, और सी का कितना है, ए से 1/10 लिया और बी से 1/10 लिया, तो सी का रेशियो कितना है, 2/10। इससे हमारा क्या आ गया, न्यू रेशियो। सबसे पहले आपने क्या निकाल लिया, न्यू रेशियो। अब आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वो आपको पता है 1/10 1/10, तो 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। गुडविल क्या है, सी जो है वो 20,000 रुपये लाया है ऐसे गुडविल, ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 1:1। अगर सी 20,000 रुपए की गुडविल लाया और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है तो ए को कितना मिलेगा, 20,000 का 1/2। ए को मिल गया 20,000 का 1/2, ए को मिल गया 10,000 और बी को मिल गया 10,000। ये 10,000 10,000 क्या है, उनको पैसे मिल गए जो सी लाया। क्यों लाया, क्योंकि उसे कंपेंसेट करना था ए और बी को। क्यों कंपेंसेट करना था, क्योंकि उसे प्रॉफिट लेने हैं बाद में फ्यूचर के, वो अपने फ्यूचर की सोच रहा है। फिर आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। मैंने बताया था स्टॉक इंक्रीज क्रेडिट साइड, फर्नीचर आउटस्टैंडिंग सैलरी ये डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपका आ गया 6,000 रुपए। अब जो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ये ए और बी अपने ओल्ड रेशियो में, कौन से रेशियो में, अपने ओल्ड रेशियो में ले जाएंगे ये 6,000 रुपए। तो ए और बी ने ओल्ड रेशियो में ले आया। सी को क्या कुछ मिलेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में से, सी को कुछ भी नहीं मिलेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में से, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है। तो सी गेट्स नथिंग फ्रॉम द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बिकॉज रिवैल्यूएशन रिलेट्स द पीरियड बिफोर सी वॉज एडमिटेड। अब रिजर्व की बात करो, जर्नल रिजर्व 25,000 का है, ओल्ड रेशियो में जर्नल रिजर्व बांट दो। ठीक है। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करो, सी लाया था 80,000 फॉर 1/5, तो टोटल कैपिटल सी कितनी, टोटल कैपिटल इस हिसाब से फर्म की हो गई 4 लाख रुपए। नया रेशियो था 5:3 तो रिक्वायर्ड कैपिटल्स अब कितनी चाहिए, रिक्वायर्ड कैपिटल मतलब अब जो नई कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो देखो 4 लाख का 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो मतलब कि ए के पास, बी के पास और सी के पास अब कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख। सी की तो 80,000 ही है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बी के पास अब कैपिटल होनी चाहिए 1,20,000। ठीक है। इनके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल थी क्या, इनके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल थी क्या,
एक एज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट से 1,50,000। ठीक है, देखो अब एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उससे अच्छा है आप ये वाला मेथड फॉलो करो, क्योंकि आपको एमसीक्यू करना है। तो ओपनिंग कैपिटल एक ही थी 1,50,000, 10,000 की उसे गुडविल ले ली, 3,600 का उसको रिजर्व सॉरी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला और 15,000 का उसे रिजर्व मिला। तो एक ही कैपिटल थे 1,78,600, और एक को कितनी कैपिटल चाहिए, 2,00,000 रुपीज। तो बाकी 21,400 ए को लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, कैपिटल लाना पड़ेगा। सिमिलरली बी के लिए करो, बी की ओपनिंग कैपिटल थी 1,00,000 रुपए, फिर उसे 10,000 गुडविल का मिला, 2,400 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला, 10,000 उसे रिजर्व में से मिले। बी की कैपिटल 1,22,400, लेकिन बी को तो सिर्फ 1,20,000 की कैपिटल मेंटेन करके चलना है, तो बी 2,400 की कैपिटल विड्रॉ करके ले जाएगा। सी की कैपिटल इतनी है और सी को कोई एडजस्टमेंट करना नहीं होता। आई थिंक कि अब आपके दिमाग में ये चीज़ घुस गई है। दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन एंड दिस हैज़ लाइक आपको इससे दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ए और बी जो है पार्टनर है, 3:2 में शेयर कर रहे हैं। कैपिटल दी है ए की, बी की, जर्नल रिजर्व दिया है और क्रेडिटर्स भी दिए हैं 1,00,000 रुपए के। ठीक है, अब कैश भी दिया है, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। सी को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया और सी 1,00,000 रुपए लाया है। यहीं से मैं बोल दूंगी कि अब जो नई कैपिटल हो 5,00,000 होने वाली है, इसको हम बांट देंगे न्यू रेशियो में। और न्यू रेशियो में जब हम बांट देंगे तो हमें ए बी की मिल जाएगी और सी की तो हमें पता है कि 1,00,000 रुपए ही होने वाली है। तो ए और बी की जो भी कैपिटल होगी उनकी माइनस करेंगे जो उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, तो हमें पता चल जाएगा कि ए और बी को कितना लाना है या कितना विड्रॉ करना है। उसके बाद उसने बोला बिल्डिंग एप्रिसिएट करती है तो क्रेडिट साइड में चली जाएगी, फंड स्टॉक डिक्रीज करता है डेबिट साइड में चला जाएगा, डाउटफुल डेट क्रिएट हो गए हैं तो डेबिट साइड में, अनरिकॉर्डेड एसेट 80,000 की अब डिस्कवर हो गई हैं क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर 5,000 की अब पे नहीं करने हैं, मतलब कि क्रेडिटर 5,000 के पे नहीं करने, लाइबिलिटी खत्म। लाइबिलिटी अगर खत्म तो क्रेडिट साइड में। उसके बाद जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जर्नल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट। ये हमने देख लिया। तो आ जाओ अब इसे सॉल्व करते हैं। एक्चुअली अब इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगी, इसे सॉल्व करोगे आप। इसके आंसर्स मुझे आप अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे। कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे पूछेंगे। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ते हैं एग्जामिनर के ट्रिकी एडजस्टमेंट। तो एग्जामिनर आपको कहाँ कहाँ फंसा सकता है। पहला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। देखो एक्सपेंस लाइबिलिटी इंक्रीजेस, देयरफॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे। इसमें क्या होता है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको आप क्रेडिट करते हो, और अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसे आप डेबिट करते हो। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर एग्जिस्टिंग प्रीपेड अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया है तो आपको देखना पड़ेगा क्या वो एसेट का इंक्रीज है या लाइबिलिटी का इंक्रीज है, और फिर उस हिसाब से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में से डालना पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर रिकॉर्ड नहीं था एसेट और अब रिकॉर्ड किया है तो अगर अब जाके एसेट को रिकॉर्ड कर दिया मतलब कि एसेट बढ़ गया, और अगर एसेट बढ़ गया तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो ऐसे करके आपको सारे के सारे एडजस्टमेंट देखने हैं। ठीक है, आज हमारा वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का हो चुका है। आप ये वाला एडमिशन आई होप आपको समझ आया हो। हमने एक एक एडजस्टमेंट को करा, हमने एक लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन करा, दूसरा लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है, आप उसको घर पे सॉल्व करो, अपने आंसर कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स। अगर आपको एडमिशन समझ आ गया तो वो सब आपके लिए बहुत ईजी है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर समझ आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।